लोकसभा चुनाव में प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस अब निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पंचायत राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित फरसवान ने अल्मोड़ा में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बैठक ली। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से पंचायत स्तर और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। ललित फरसवान ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरे कुमाऊं का दौरा कर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। ये पहली बैठक है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार राहुल गांधी जी के साथ था और फिर उसके बाद लोकसभा के आसन्न चुनाव की वजह से मैं पूरे प्रदेश को समय नहीं दे पाया। तो इस समय पूरे प्रदेश के एक दौरे पर हम अपने पंचायत प्रतिनिधियों से, अपने जिला कांग्रेस कमेटी से और कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों से जो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में एक विचार विमर्श है, उस संबंध में लगातार हमारा दौरा चल रहा है। और आज हमने कुमाऊं से इस यात्रा को शुरुआत करी है, हल्द्वानी से, और इस समय अल्मोड़ा के बाद हम लोग चंपावत, पिथौरागढ़, डीडीहाट, फिर गढ़वाल के दौरे पर हम लोग इस यात्रा को लगातार जारी रखेंगे। कांग्रेस भवन में पार्टी की वरिष्ठ नेत्री इंदिरा हृदयेश की तीसरी पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने उनकी पुण्यतिथि को महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने इंदिरा हृदयेश के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इंदिरा जी प्रखर वक्ता, संसदीय नियमों और परंपराओं की गहन जानकार थी। जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और मैडम एक बहुत ही बोल्ड लेडीज थी और अनेक महत्वपूर्ण पदों पे कैबिनेट मंत्री भी मैम रही हैं और साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की भी उन्होंने भूमिका निभाई है। और जो जिम्मेदारी उनको मिली है समय समय पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निर्वाह किया है। आज हम लोगों ने, सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि मैडम के दिखाए गए नक्शे कदमों में हम चलने का प्रयत्न करेंगे और इसी सभी लोगों ने यहाँ पर इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। ऋषिकेश को जिला बनाने की मांग ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। सर्वदलीय संगठनों ने सरकार से ऋषिकेश को जिला बनाने की मांग की है। शहर के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों ने नगर निगम के सभागार में निर्णय किया है, यदि सरकार संगठनों की मांग पर ध्यान नहीं देती है तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। प्रतिनिधियों ने कहा कि मुनि की रेती, नरेंद्र नगर, स्वर्गाश्रम और आसपास के क्षेत्र को ऋषिकेश में शामिल कर जिला बना देना चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही ऋषिकेश को जिला बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संबंध में मुलाकात की जाएगी। कि ये पहले भी बात होती थी कि पौड़ी गढ़वाल का ये मुकेश्वर, इधर टीरी गढ़वाल का ये पूरा नरेंद्र नगर तक और इधर हर्रावाला तक, इन सबको मिला करके एक ऋषिकेश जिले की स्थापना होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार से ज्यादा ऋषिकेश का नाम है, इसका पुराणों में वर्णन है। और सब लोग, चारों धाम की यात्रा भी ऋषिकेश से संचालित होती है। ये पर्यटन के लिए भी स्थान है, योग के लिए भी स्थान है, तीर्थ स्थान भी है, आध्यात्मिक स्थान भी है। आज समस्त नगरवासियों ने, सब दलों से ऊपर उठ करके, सारी सामाजिक संस्थाओं ने, सारी पर्यटन संस्थाओं ने, व्यापारिक संस्थाओं ने आज निर्णय लिया है कि इस डिमांड को लेकर के ऋषिकेश को जिला बनाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, फिलहाल जो स्थिति है, ऋषिकेश का व्यापारी चाहे नरेंद्र नगर हो वो ऋषिकेश से होके जाता है, स्वर्गाश्रम का इलाका वो ऋषिकेश है, आसपास सभी इलाकों को ऋषिकेश में ही गिनती होती है। पर जिला न होने के कारण व्यापारी को आमतौर पर ऋषिकेश शहर के कम से कम मूल रूप से देखा जाए देहरादून भागना पड़ता है 45 किलोमीटर दूर। डस्टबिन फ्री देहरादून अभियान के अंतर्गत नगर निगम डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन लंबे समय से घरों से कचरा वक्त पर नहीं उठाया जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमने 3 कंपनियों को कचरा उठाने का टेंडर दे रखा है, जिसमें इकोन, वाटरग्रेस कंपनियों में विवाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि हालांकि निगम की तरफ से कंपनियों को वेतन समय पर दिया जा रहा है, लेकिन उनको चेतावनी दी गई है, अगर उन्होंने अपने आपसी विवादों को नहीं सुलझाया तो उनके टेंडर को निरस्त कर दिया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ 3 कंपनीज काम करती हैं अलग अलग क्षेत्रों में।
इसमें से 2 कंपनी जिसमें वाटर ग्रेस और इकॉन है, इसमें कंपनी प्रबंधन और उनके कर्मचारियों के मध्य कई बार विवाद की स्थिति हुई है। पिछले 6 महीने में लगभग 7 बार इनके आपसी विवाद आए हैं। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि निगम की तरफ से इनको लगातार मंथली पेमेंट्स की जा रही हैं इनके बिल प्रस्तुति के उपरांत, वो हम टाइम से कर रहे हैं। तो जो भी विवाद है कंपनी और उनके कर्मचारियों के मध्य है, इसके लिए कंपनी प्रबंधन को चेतावनी भी दी गई है और उनको कहा गया है कि यदि वो अपना विवाद नहीं सुलझा पाते हैं तो उनको कार्य से पृथक किए जाने पर भी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि तेज गर्मी के मौसम में एक बार फिर अल्मोड़ा के जंगल आग में धधकने लगे हैं। अल्मोड़ा जनपद में 76,000 हेक्टेयर वनों की आग पर काबू पाने के लिए विभाग ने 155 क्रू स्टेशन स्थापित किए हैं और सैकड़ों फायर वाचर टीम लगाने के बावजूद जंगल धधक रहे हैं। हवालबाग विकासखंड के जंगलों के साथ बिनसर, चौबटिया, कसार देवी और कालीमठ के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग से उठते धुएं के कारण पहाड़ों में धुंध छा गई है। अल्मोड़ा वन प्रभाग डिवीजन के सीजन के अब तक 83 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें 120 हेक्टेयर से अधिक जंगल भस्म हो गए हैं। हमारे घटनाएं होती हैं, चाहे वो आरक्षित वन में हो या सिविल वन में हो या वन पंचायत में, उसकी हम डेली रिपोर्ट भेजते हैं उच्च स्तर को। तो जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारा, जो हम उच्च स्तर को प्रेषित किए हैं, उसके हिसाब से जो कुल घटनाएं हमारे डिवीज़न में हुआ है वो 81 है। और यदि हम एरिया की बात करें तो टोटल जो अफेक्टेड एरिया है वो 119.6 हेक्टेयर हुआ है, जिसमें आपको जैसा बताया मैंने कि आरक्षित वन भूमि भी सम्मिलित है, सिविल फॉरेस्ट भी सम्मिलित है और वन पंचायत भी सम्मिलित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने 22 पुल मेलाघाट में आग से पीड़ित रामाधर के घर गए और हादसे के बारे में जानकारी ली। जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात कर खाद्यान्न उपलब्ध कराया। जोशी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने स्तर पर गेहूं, चावल, चीनी, फल और कंबल, चादर आदि उपलब्ध करवाया गया है। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलवाने के प्रयास भी किए जाएंगे। बड़े दुखद घटना है। जो पारिवारिक रूप से बेचारे पीड़ित हुए हैं अग्निकांड के, हमारी उनके प्रति गहरी संवेदना है। और सबसे बड़ी ऊपर वाले की एक कृपा रही है कि किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई, ये एक अच्छी बात है। और बाकी जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करी है और यथाशीघ्र इनको मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई ना कोई धनराशि मुहैया कराई जाएगी। और हमने स्थानीय स्तर पे, पार्टी के स्तर पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्तर पे एक सूक्ष्म सी इनको मदद करी है, कंबल आदि दे करके और खाद्यान्न वगैरह दे करके। और भविष्य में भी अगर इनको कोई आवश्यकता पड़ेगी। युवाओं को सामाजिक मुद्दों से अवगत करवाने और नैतिक जिम्मेदारियों को समझाने को लेकर देहरादून में बाल विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है। सत्र के तीसरे दिन महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस दौरान विधानसभा सत्र के लिए बच्चों ने मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के किरदारों के साथ विधायकों की भूमिका निभाई और सत्र की तरह एक दूसरे से चर्चा करते हुए नजर आए। इस मौके पर रेखा आर्य ने कहा कि स्वाभाविक रूप से बाल विधानसभा के माध्यम से हमारे बाल विधायक अलग पदों पर रहकर खुद को पहचान सकते हैं। वो भविष्य में सामाजिक सरोकार से नेतृत्व करने की क्षमता रख सकते हैं। विजन यदि हम देखें कि बाल विधानसभा का विजन आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो स्वाभाविक रूप से बाल विधानसभा के माध्यम से हमारे बाल विधायक और बाल विधायकों में जब वो अलग अलग पदों पे, चाहे वो मंत्री के पद पर हो, मुख्यमंत्री के पद पर हो, स्पीकर के पद पर हो, या जो भी जिम्मेदारियां उनको इसमें मिली, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हो, स्वाभाविक रूप से हम लोग तो सीधे जैसे कहते हैं कि परिस्थिति जन्य हम लोग निखरते चले गए। आपको एक व्यवस्था के तहत एक व्यवस्था मिली है जिसमें आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैं भविष्य में सामाजिक किसी भी सरोकार से मैं नेतृत्व की क्षमता में रखता या रखती हूँ। वो मुझे लगता है कि प्रदेश में नेतृत्व विकास, निर्णय विकास और बच्चों के हित में अच्छे निर्णय हो, वो सजगता जो है इस बाल विधानसभा को आहूत करना और भविष्य के नेतृत्व। देखिए, बाल विधानसभा 2014 से उत्तराखंड
बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान में प्लान इंडिया के सहयोग से बनाई जा रही है और इसके रेगुलर सत्र होते हैं। मेरे आने के बाद हमने इसमें तो अपनी जो सहभागिता है वो सक्रिय करी और पिछले 2 सालों में हमने ये तीसरा सत्र है, जिसमें से एक सत्र हमने गैरसैंण में बच्चों को लेके गए। हमारी माननीय स्पीकर महोदया इन बच्चों के साथ 2 दिन रहीं, उन्होंने वहाँ पे भ्रमण कराया और इन बच्चों ने अपने अपने क्षेत्र में हमारे दूत का काम किया है और इनमें से अब ज़्यादातर बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, कॉलेज में इनका प्रवेश है। कुछ बच्चे इस बार इसीलिए प्रतिभाग नहीं कर पाए क्योंकि उनके एंट्रेंस एग्जाम वगैरह से क्लैश हो गया। लंच के उपरांत हम इस बाल विधानसभा को भंग कर देंगे, फिर एक नई बाल विधानसभा का विज्ञप्ति निकलेगी, उसका गठन होगा और फिर उसके सत्र शुरू हो। बंगाली विस्थापितों के लिए काम करने वाले पुलेन बाबू की 23वीं पुण्यतिथि स्मृति दिवस के रूप में मनाई गई। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पुलेन बाबू ने देश भर के अलावा तराई में बसे बंगाली समाज के हकूकों की लड़ाई की, जीवन में अंतिम क्षणों तक संघर्ष किया। उनके इस संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। समाज का गांधी कहे जाते थे और बंगाली समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर दिया था, इसीलिए उन्हें बंगाली समाज का गांधी कहा जाता है। और उन्होंने एक लंबी लड़ाई बंगाली समाज के उत्थान की लड़ी थी, जैसे बंगालियों को नागरिकता मिले, जाति प्रमाण पत्र मिले और अंतिम समय में बंगालियों के इस क्षेत्र जहाँ बंगाली बाहुल्य एरिया है, यहाँ भी तमाम ऐसी सुविधाओं के लिए वो लड़ते रहे। जैसे उनका एक मेन लक्ष्य था कि हॉस्पिटल का उच्चीकरण होए और हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, लेडी सर्जन हो, ऐसी तमाम सुविधाओं के लिए आजीवन वो लड़ाई लड़ते रहे। परम श्रद्धेय स्वर्गीय पुलेन आज 23वीं पुण्यतिथि है और उन्होंने बंगाली समाज के लिए अपने अंग वस्त्र भी तैयार। लक्सर में लगातार भीषण गर्मी से लोगों के जनजीवन पर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जून के पहले सप्ताह में भले ही गर्मी से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन बीते दिनों से मौसम फिर अपने तेवर दिखा रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से दिन के साथ साथ रात को भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान करने लगी है। भीषण गर्मी के चलते लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी, दस्त, बुखार के 100 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों में इजाफा हो रहा है। जहां स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं चिकित्सा अधिकारी नलिद असवाल ने बचाव के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। नॉर्मल एवरेज ओपीडी 100 से ऊपर है, जिसके अंतर्गत बुखार और कमज़ोरी और शरीर दर्द के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मेनली रीज़न है जो हीट वेव का भी सरकार द्वारा भी चेतावनी पत्र दिया गया, उसके अंतर्गत हुआ है। हमारे अस्पताल द्वारा उनको ORS और जितनी भी फ्लूइड वुड सब उचित मात्रा में है, प्लस हमने सब सेंटर में भी ORS पहुँचा दिए गए कि आशा के माध्यम से अगर जिसको दिक्कत हो रही तो वहाँ से भी ले सकते हैं। प्लस हमने आशा की एक मीटिंग करके उनको ये बता दिया गया है कि इसका रोकथाम के लिए क्या क्या करना है, जैसे कि डार्क कपड़े नहीं पहनने, हल्के रंग के कपड़े पहनने, बाहर निकल रहे हैं तो गीला कपड़ा लेकर चलें और पानी जितना हो सके उतना। बढ़ती गर्मी के चलते देहरादून के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। देहरादून के CMO डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि सभी अस्पतालों को गर्मी से जुड़ी दवाइयों का इंतजाम करने की सलाह दी गई है। उन्होंने जनता से भी अपील की है, जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर ना निकले और अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले तो समय समय पर पानी पीते रहें। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मेरे द्वारा पूर्व में ही सभी अस्पतालों को ये निर्देश दे दिए गए थे कि गर्मी से संबंधित बीमारियों के जो भी मरीज आ रहे हैं उससे संबंधित सभी दवाइयों का, ORS पाउडर का, IV फ्लूइड का पर्याप्त संख्या में अपने यहाँ स्टोर करना सुनिश्चित करेंगे तथा जो भी मरीज आता है तो उसको समुचित इलाज उससे संबंधित देंगे। इसमें मेरे द्वारा आम जनमानस से भी अपील की गई है कि भीषण गर्मी में
दिन के समय पे जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें, और ज़्यादा जरूरी होने पर ही यदि घर से बाहर निकलना है तो उसी हिसाब से पानी पी के घर से बाहर निकलें, और हमेशा कुछ खाते पीते रहें जिससे कि गर्मी के प्रकोप से उनका बचाव। हरिद्वार में श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से गौघाट पर छबील का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोगों को ठंडा शरबत वितरित किया जा रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़का ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए 12 दिन से ठंडा शरबत वितरित किया जा रहा है। शरबत वितरण कार्यक्रम गंगा दशहरे तक जारी रहेगा। खड़का ने कहा कि लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते हैं। भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए ट्रस्ट ने छबील लगाकर श्रद्धालुओं को ठंडा और मीठा शरबत वितरित करना शुरू किया है। देखिए, आज शरबत बांटने का कार्यक्रम हमारा लगातार 12 दिनों से चल रहा है और ये कार्यक्रम शरबत बांटने का कार्यक्रम निर्जला एकादशी 17 तारीख तक कंटिन्यू चलता रहेगा। सैकड़ों गरीब लोग और तीर्थयात्री सभी इस चीज़ का प्रसाद, मीठा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत इच्छी हो रही है, तबती गर्मी में लोग आ रहे हैं। हम भी एक सेवा करने का कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं, आगे भी लगातार चलता रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।